हेलो। आज हम लोग क्लास 10th का पेपर 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कितने सेक्शंस थे। इसमें भी 3 सेक्शन थे, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। यहाँ पे जरा ध्यान से देखेंगे कि जो बीच वाला जो सेक्शन है यहाँ पे +5 मार्क्स हैं, ये +4 मार्क्स हैं सेक्शन 3 में, और सेक्शन 2 में -1 है और सेक्शन 3 में भी -1 है। सेक्शन 1 सिंपल है, सेक्शन 1 में सबके +1 है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट ए फोर्स व्हेन चेंज पार्टिकल मूविंग अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई भी पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड को अगर उसी की डायरेक्शन में चल रहा है अलोंग द, तब तो ज़ीरो लगेगा फोर्स। ठीक है, और अगर उससे 90 डिग्री या किसी एंगल पे कट करता है और मूविंग होता है तभी उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, स्काई अपियरिंग ब्लू टू द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, रेटिना इज द मोस्ट सेंसिटिव एट, आई थिंक डी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ये ऑलरेडी मैंने वीडियो में डिस्कस भी कर रखा था। दो थिन लेंस अगर साथ साथ रखे जाते हैं तो इनका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, ये मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता रखा था और ये वही सेम फार्मूला वही आ गया है। दो अगर साथ साथ रखे जाएंगे तो उनका फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डायरेक्ट ये हम ऐड कर देंगे। इसको सॉल्व कर दिया तो हमारी वैल्यू आ गई सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे हमारा क्या है, पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड 50 सेंटीमीटर, मतलब इसके आगे नहीं देख पा रहा है, यानी कि इसको मायोपिया है, यानी कि इसको कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, कॉनकेव लेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, और कॉनकेव की जो पावर होती है वो नेगेटिव होती है और पावर क्या होती है 1/, फोकल लेंथ से सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया -2 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर देखेंगे, द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एंड से प्लेन 30 डिग्री। अब यहाँ पे बड़ा अच्छा चीज़ दिया गया था, प्रिज्म में हम लोग ने डेविएशन पढ़ा था। ठीक है, ये डेविएशन वर्ड, तो डेविएशन क्या होता है कि अगर ये मान लीजिए ये अगर ग्लास नहीं होता तो ये इंसिडेंट लाइट सीधी चली जाती और ये टकरा के अभी क्या जा रही है, अभी यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे इज डेविएशन। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेविएशन हमें बताना था। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये कौन सा एंगल पूछ रहा है। तो डेविएशन एंगल होगा हमारा 120 डिग्री। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये भी 30, ये भी 30, तो ये 60, फिर ये भी 60। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं इजिली। अच्छा, फिर आ जाते हैं, What is the current I in the circuit as shown in figure। तो यहाँ पे हम ये तीन रेसिस्टेंस किस में नजर आ रहे हैं, सीरीज में 2 + 2 + 2 इज 6 और ये इस 2 ओम के साथ किस में है, पैरेलल में। ठीक है, तो टोटल करंट कितना हो गया V/R, 3 मतलब 3 वोल्ट है, अपॉन 2 ओम पैरेलल है 6 के। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया तो आई आ गया हमारा 2 एम्पियर। ठीक है, 7 का ए। क्वेश्चन नंबर 8, टू थिन लॉन्ग पैरेलल वायर्स, ये भी मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, वीडियो में। ठीक है, द्रोणाचार्य के ही वीडियो में बता रखा था कि ये फिजिक्स के लिए मैग्नेटिक सर्किट की तैयारी क्या करेंगे, तो उसमें ऑलरेडी ये फॉर्मूला मैंने डिस्कस भी कर रखा है, टू थिन लॉन्ग पैरेलल वायर्स। ठीक है, टू थिन लॉन्ग बिल्कुल एकदम एज इट इज़ वही क्वेश्चन है। दो पैरेलल वायर्स हैं और इसमें दोनों तरफ सेम करंट आई जा रही है। ठीक है, तो इनके बीच एक क्या फोर्स लगेगा, इनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू होगी μ0/2πI²/d। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन 9 अच्छा है। यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, वी ए और वी बी के बीच हमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए मैंने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक वीडियो बना रखा था कि ये केवीएल से हम निकाल सकते हैं। तो पहले तो हम ये देखें कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, 15 ओम एंड 15 ओम दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, यानी कि 15 और 15 कितना हो गया 7.5 ओम। तो टोटल करंट हो गया हमारा 2/7.5 एम्पियर। अब हम क्या देख रहे हैं, 15 और 15 में दो करंट इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो I1 इज इक्वल टू I2, तो हर एक में करंट फ्लो करेगी 1/7.5 एम्पियर। अब सिंपल हम KVL अप्लाई कर दें, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, जो भी करंट इस तरफ बढ़ रहा है वो क्या हो जाएगा माइनस में और जो करंट इससे दूर जा रहा है वो क्या हो जाएगा प्लस में।
ठीक है, तो वी हमने बड़ा माना है, तो जो भी इससे दूर जा रहा होगा वो प्लस में होगा, जो इसके पास आ रहा होगा उल्टा वो माइनस हो जाएगा। तो 10i2 माइनस 5i1, बिल्कुल सिंपल है। 5 + 5 इज 10i2 माइनस 5i1। i1 i2 बराबर है, तो i1 कॉमन ले लिया, तो 10 - 5 इज 5, तो हमारी वैल्यू आ गई 2/3 वोल्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दे रखा है, दो लेंस दे रखे हैं। ये हम क्या जानते हैं, कोई भी रे अगर पैरेलल आती है तो कहाँ से पास हो जाती है, फोकस से, ठीक है। और कोई भी रे अगर फोकस से पास होती है तो कैसी हो जाती है, लेंस से पास होने के बाद पैरेलल हो जाती है। तो हमें पूछा गया था कि दोनों लेंसेज की डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक की फोकल लेंथ और यहाँ से लेके यहाँ तक की फोकल लेंथ दोनों ही एक जैसे हैं बिल्कुल। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, एक की फोकल लेंथ मान लीजिए f1 है, एक की f2 है, तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ f1 और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ f2। तो डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज इज f1 + f2, ठीक है, डायरेक्टली सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं मैथमेटिक्स में। यहाँ पे भी हम लोग को क्या दे रखा है, यहाँ फिर वही फार्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं बार बार, जो हम लोग कई बार देख चुके हैं, सिमिलैरिटी वाला। दो ट्राइंगल्स का जो एरिया का जो रेशियो होता है उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। तो साइड के रेशियो हमने निकाल दिया, दिस इज इक्वल टू 4/25, सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस 3, 7, 11, ये हम किस में नज़र आ रहा है, एक AP में नज़र आ रहा है, जिसका फर्स्ट टर्म इज 3 और कॉमन डिफरेंस इज 4 नज़र आ रही है। तो हमारा जो nth टर्म हो जाएगा, दिस इज 4n - 1। अब 4n - 1, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 4n तो हमारा इवन नंबर है और इसमें एक माइनस कर देंगे, तो यानी कि nth टर्म जो होगा वो मेरा क्या होगा, ऑड नंबर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ये 184, 186, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो 185 या 187 ही पॉसिबल होंगे। तो 185 से अगर हम इसको सॉल्व करके देखें, an को अगर हम ये माने तो n हमारा फ्रैक्शंस में आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। 187 को हम रख के देखेंगे तो ये हमारा फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है, सीधा आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। 23 में अगर हम लोग स्टडी करते हैं, 23 में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, हैज़ द सम ऑफ द रूट इज़ हाफ ऑफ दियर प्रोडक्ट। सम ऑफ रूट्स कितने हैं, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट का क्या है, हाफ है, अल्फा इंटू बीटा अपॉन 2। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो ये अल्फा प्लस बीटा हमने डायरेक्ट इक्वेशन से b/a निकाल लिया और ये c/a निकाल लिया, वैल्यू सॉल्व कर दी, k = 7। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 24, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज √x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इसको सॉल्व कर दिया, 4√5। इफ द जनरल टर्म ऑफ AP इज नोन एज इज डिटरमाइन एनी टर्म्स ऑफ इट, ठीक है। 26 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक मतलब जिसमें x² होना चाहिए। तो यहाँ पे हम जब इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज x3, ये क्यूबिक हो गया, ये भी x3 है, क्यूबिक है, ये भी x3 क्यूबिक इक्वेशन है। केवल a ही हमारा क्वाड्रेटिक है जिसकी मैक्सिमम पावर आपको 2 नजर आ रही है, ठीक है। 27 में अगर हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर मेंबर्स आर को प्राइम। तो को प्राइम नंबर वही होते हैं जिनके बीच जो कॉमन होता है वो केवल 1 ही हो सकता है, मतलब इनके बीच एक तरीके से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा 1 को छोड़ के। तो इन दोनों में कॉमन निकल रहा है 3, इन दोनों में कॉमन निकल रहा है 2, इन दोनों में कॉमन निकल रहा है 2, तो केवल ए ही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो को प्राइम में मतलब 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। 28 में देखेंगे, द वैल्यू ऑफ द k विच ऑफ द फॉलोइंग x² - 4x + k = 0 has distinct real roots. Real roots mean b² - 4ac greater than equal to 0, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 हमने b की वैल्यू रख दी, a और c की वैल्यू रख दी, और k इज लेस देन 4, तो c ऑप्शन इज करेक्ट। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस। सिंपल, यहाँ फर्स्ट टर्म दे रखा है और ये हमें लास्ट टर्म दे रखा है, ये nth टर्म दे रखा है, फर्स्ट टर्म इज 3 और कितना कितने का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इज 14 का। तो n को डायरेक्टली हमने सॉल्व कर दिया बाय फार्मूले से, तो n = 8, सी ऑप्शन, ठीक है। ये फिर वही फार्मूला बार बार आ रहा है, एरिया अपॉन दो ट्राइंगल्स का जो एरिया का जो रेशियो होता है उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आप लोग के शायद CBSE सिलेबस से हटी है 10th के, लेकिन ये इसमें कई सारे क्वेश्चंस पेपर 3, पेपर 4 और पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी एक इस तरीके के सारे ही फॉर्मूले इसी पे ही बेस्ड हैं।
ये भी मैंने आप लोग को ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस करा था कि इस फॉर्मूले को पढ़ के जरूर जाएंगे, और हुआ भी वही, इतने सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, सोलर कांस्टेंट इज 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1.4 किलोवाट को अगर हम बदलेंगे तो 1.4 किलो जूल पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अर्थ का जो सरफेस है 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया। और ये कितना दे रखा है 1 2 3 4 5 6 0 किलोमीटर स्क्वायर को हम मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो इंटू 10⁶ करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो किलोमीटर स्क्वायर है तो 1000 इंटू 1000 10⁶ पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25200 इंटू 10⁻12 किलो जूल आ जाएगा। ये चारों ऑप्शन में कहीं से भी ये मैच नहीं कर रहा है, कुछ 1000 का कुछ डिफरेंस आ रहा है। तो आप लोग भी इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि हो सकता है शायद मुझसे ही गलत हो रहा हो, या हो सकता है कि यहाँ पे भी कहीं मिसप्रिंट भी हो सकता है। ठीक है, कि किलोमीटर स्क्वायर ना हो, केवल मीटर स्क्वायर हो, तब तो आंसर्स मैच कर रहा है। 32 ये ऑलरेडी ये भी मैंने वीडियो में डिस्कस करा हुआ है और ये बताया था मैग्नेटिक सर्किट्स के वीडियो में। तो यहाँ पे आपको दो पार्ट नज़र आ रहे हैं, एक तार ये सीधा जा रहा है और एक तार ये सर्कुलर है। ठीक है, एक्चुअल में तो जो हो रहा है वो ये है, मतलब ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको दो अलग अलग पार्ट करके देखें तो एक हमें एक सर्किल नज़र आ रहा है और एक स्ट्रेट वायर नज़र आ रहा है, और उससे स्ट्रेट वायर से इस r डिस्टेंस दूर पे मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। तो r डिस्टेंस दूर पे मैग्नेटिक फील्ड पता करने का फार्मूला ये डायरेक्ट हमने रख दिया, और सर्कुलर वायर के सेंटर का फार्मूला हमने रख दिया। ठीक है, तो इन दोनों फार्मूलेस को हमने क्या कर दिया, दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर रही हैं, ऐड कर रही हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा वैल्यू आ गई दिस। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही मैंने ऑलरेडी उसमें भी सॉल्व कर रखा है, ये तरीके से मान सकते हैं कि रिपीट ही हो गया। यहाँ पे भी हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज है, इसको भी मैंने कई बार बोला है कि केवल आप व्हीट स्टोन ब्रिज पे बहुत ज़्यादा फोकस करके जाइए। व्हीट स्टोन ब्रिज है ये सिंपल। तो यहाँ पे क्या है, चारों ब्रांचेस के रेसिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो चारों ब्रांचेस के रेसिस्टेंस का रेशियो हमने इक्वल कर दिया, लेकिन ये यहाँ पे क्या है, दो रेसिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं। तो दो रेसिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, इसी की वैल्यू हमें बतानी थी। तो ये पैरेलल का फॉर्मूला हमने लगा दिया इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का और सॉल्व कर दिया। तो आर आ गया मेरा 25 ओम। ठीक है, सिंपल है। एक कॉन्केव मिरर फॉर्म्स इन्वर्टेड इमेज। कॉन्केव मिरर इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। ठीक है, यानी कि फोकस और पोल के बीच में नहीं रखा गया होगा। ठीक, तभी ये इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो इन्वर्टेड इमेज का मतलब इमेज बन रही है ट्वाइस, तो मैग्निफिकेशन हो गया -2। कितनी दूर रखा गया, ऑब्जेक्ट इज प्लेस 12 सेंटीमीटर, यानी कि u इज -12। तो v की वैल्यू हो गई -24। तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बिहाइंड तो हो ही नहीं सकता था, बिहाइंड तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बिहाइंड में नहीं बन सकती। ठीक है, तो फ्रंट ही हो सकता था, फ्रंट में कितना हो गया 24। सिंपल है। ये भी आपका एक व्हीट स्टोन ब्रिज का ही एक पार्ट था। हमने क्या करा, इसको उठा के खींच के बाहर की तरफ ले गए, इसको उठा के खींच के बाहर की तरफ ले गए पी को, और क्यू को इधर बाहर की तरफ ले गए। तो कुछ फिगर हमारा ऐसा देखने को नज़र आएगा। तो इसके बीच में क्या है, एक सिंपल सीधी स्ट्रेट लाइन है। तो ये क्या है, एक शॉर्ट सर्किट हो रहा है। तो शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस है नहीं, तो चाहे इसको आप इतना बड़ा तार बना दीजिए या एक पॉइंट बना दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमें क्या नज़र आ रहा है, 10 और 10 पैरेलल में, 5 और 5 पैरेलल में। 10 और 10 पैरेलल का हो जाएगा 5 ओम, 5 और 5 पैरेलल का हो जाएगा 2.5। तो टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा 7.5 ओम। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 सिंपल है। ए पॉइंट पे हमने स्नेल्स लॉ लगा दिया, बी पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा दिया। स्नेल्स लॉ क्या होता है, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, वाटर से एयर में जा रहे हैं, और बी पे देखेंगे ग्लास से वाटर में जा रहे हैं, इज इक्वल टू sin 90 अपॉन sin r। ये जितना r है तो यहाँ पे भी क्या होगा, r होगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, sin r अपॉन sin i। इस वैल्यू को हमने रख के डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। sin 90 की वैल्यू 1। म्यू ए इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू ए इज इक्वल टू 1 होता है। म्यू डब्ल्यू हमारा 4/3 हमको दे रखा है, म्यू डब्ल्यू हमको दे रखा है 4/3। ठीक है, म्यू डब्ल्यू आपको 4/3 दे रखा है, ये वैल्यू हम रखेंगे तो sin r की वैल्यू आ गई 3/4। यही वैल्यू उठा के हम सीधे यहाँ पे रख दें तो हमको क्या मिल गया, म्यू जी इज इक्वल टू 1 अपॉन sin i। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बी आ गया ऑप्शन। ठीक,
अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पुराने पेपरों में भी आया हुआ है, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन ये बुक में भी सब जगह दे रखा है। तो यहाँ पे हमने क्या माना है, ये 3 लैंप हैं, ठीक है, और एक लैंप फ्यूज़ हो गया है। तो अब बताइए L1 और L2 पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो हमने तीनों लैंप का रेसिस्टेंस जो है 1 ओम 1 ओम 1 ओम मान लिया है, और यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज भी हमने 1 वोल्ट की मान ली है। तो हम इसको ऐसे सिंपल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया, लैंप 1 1 ओम, लैंप 2 1 ओम, लैंप 3। तो ये हो गया लैंप 3, लैंप 2 और लैंप 1 वोल्ट की सप्लाई लगा दी। तो अभी ये फ्यूज़ नहीं है, मतलब अभी सारे चल रहे हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना हो गया, ये 1 और 1/2 हो गया। टोटल रेजिस्टेंस हमारा हो गया 3/2, और यहाँ पे वोल्टेज हमारा 1 है, तो करंट कितना हो गया 2/3 एम्पियर। तो लैंप 1 को कितना करंट मिल रहा है, 0.66 एम्पियर मिल रहा है, और लैंप 2 में ये करंट क्या हो रहा है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है। तो लैंप 2 में उसका आधा करंट जा रहा है, यानी कि 0.33 एम्पियर जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अर्लियर केस। अब हमारा लैंप 3 क्या हो चुका है, फ्यूज़ हो गया है, ठीक है। लैंप 3 फ्यूज़ हो गया है। तो अब फ्यूज़ होने से क्या हो गया, अब फिर से रेजिस्टेंस देखें और फिर से करंट देखें। तो अब हमारा टोटल करंट हो गया 1/2 एम्पियर, 0.5। तो अब हमारे दोनों ही लैंपों में 0.5 एम्पियर का करंट जा रहा है, ठीक है। तो अब हम दोनों की पावर देख लें, दोनों कितनी पावर कंज्यूम कर रहे हैं। पावर होता है I²R। पहले करंट था 0.66, अब करंट हो गया 0.1। तो ये पहले से क्या होगा, रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा पहले से। अब ये ब्राइटनेस इसकी कम हो जाएगी लैंप 1 की। लैंप 2 में देखेंगे, पहले इसमें 0.33 एम्पियर का करंट जा रहा था, अब फ्यूज़ होने के बाद इसमें 0.5 एम्पियर का करंट जाने लगा। तो इस जाहिर सी बात है, ज़्यादा करंट जा रहा है, तो अब इसकी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। 36 ये भी ऑलरेडी वही क्वेश्चन है जो ऑलरेडी मैंने मैग्नेटिक सर्किट वाले क्वेश्चन में रिपीट कर रखा है। इसमें 4 पार्ट हैं, ए से लेके बी, और एक ये पार्ट, और एक ये पार्ट, और एक ये पार्ट। तो किसी भी तार के बिल्कुल एकदम स्ट्रेट, अगर हम उसी तार के ऊपर ही एक तरीके से माने कि मैग्नेटिक फील्ड पता लगानी हो, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, 0। तो ए बी पार्ट में तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। इसी तरह सी डी में भी देखें, ये भी बिल्कुल एकदम उसी लाइन पे ही है, उसी की एक्सिस पे। तो उसी की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, 0। अब इस कर्व को देखें, ये हाफ सर्किल है, हाफ सर्किल की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ सेंटर पे कुछ होगी, और इस हाफ सर्किल की भी यहाँ पे सेंटर पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी। पर हम क्या देख रहे हैं, दोनों के करंट के डायरेक्शन रिवर्स हैं, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, अपोज कर रही होंगी। तो अपोज करेंगे तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल 0 आ जाएगा। तो पूरा ये चारों पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही सेम क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी वीडियो में भी डिस्कस कर रखा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, लाइट ट्रेवल्स थ्रू ए ग्लास प्लेट। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फिर से वही लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। एक ग्लास प्लेट के थ्रू ये एक मेरी लाइट ट्रेवल कर रही है, ठीक है, टी थिकनेस की है। तो हम क्या जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम। तो वेलोसिटी इन मीडियम क्या हो जाएगा, एयर की वेलोसिटी, एयर में वेलोसिटी कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि c अपॉन म्यू हो जाएगा। तो हम क्या जानते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी दे रखी है, टी मीटर दे रखी है, टी थिकनेस की, ठीक है। टाइम हमारा टाइम ही है, तो टाइम इज इक्वल टू हमें पता लगाना था, तो टी अपॉन वी एम। तो टी अपॉन सी अपॉन म्यू से म्यू टी अपॉन सी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है, यहाँ पे ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, कैरीज इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स थ्रू दिस 0.1 मीटर अवे। तो हमने डायरेक्ट क्या करा, ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ये हो सकता है आप लोगों ने ना पढ़ा हो, ठीक है। तो ये ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आप डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड आ गई इतनी। फोर्स का फॉर्मूला ये भी ऑलरेडी ये सब हम लोग ने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ये और फोर्स का फॉर्मूला ये, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। हम क्या जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। ये वैल्यू आप लोग को याद रखनी थी, ठीक है। ये वैल्यू इसके अंदर नहीं दी गई है, और बाकी वेलोसिटी दी गई थी, और मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाल ही ली है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻7। ये मैंने भी ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो वही वैल्यू रख के ये वैल्यू आ गई। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 40 एंड आ जाता है 51। 51 में क्या दे रखा है, ए पी दे रखी है 2n+5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हमने क्या करा, पुट n इज इक्वल टू 1, इसको सॉल्व कर दिया।
तो ये हमारा क्या हो गया, एक रिमाइंडर आ गया 1। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट एंड ए इज 7। यहाँ डिस्टेंस दे रखी है किन्हीं 2 पॉइंट्स की, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। कौन सा नहीं हो सकता, तो इन दोनों के बीच जब हमने डिस्टेंस निकाली तो हमारी आ गई -15, लेकिन इसकी 15 नहीं आ रही है। ठीक है, तो 53 में अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ द डिस्टेंस जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल को हमने सॉल्व करा, x - 2 इज इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ये तो ऑलरेडी सिंपल है, कई बार ऑलरेडी आया हुआ है, y प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये हम देखेंगे तो ये कितना हो गया इसका, अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो y प्लस वाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। इसमें भी क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, प्लस 9a स्क्वायर। अब इन तीनों इक्वेशंस को हमने क्या करा, सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करके हमको वैल्यू आ गई ये, इस वैल्यू को हम कह सकते हैं ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, a प्लस बी, यानी कि 3b प्लस सी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इफ़ 2 इज़ द रूट ऑफ दिस, अगर 2 इसका रूट है तो वो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई भी करेगा। तो हमने x की जगह 2 रख दिया और इस वैल्यू को सॉल्व कर दिया, तो हमें b की वैल्यू मिल गई -8। अब ये b की वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, तो हैज़ इक्वल रूट्स। अब ये क्या बता रहा है, इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स का फॉर्मूला होता है b² - 4ac इज इक्वल टू 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट की हम वैल्यू निकाल दें विच इज़ इक्वल टू 0, तो इससे हमें q की वैल्यू मिल जाएगी 16। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, यहाँ पे इंटरनल एंगल प्रॉपर्टी लगा देंगे 5/4.2, डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, दिस इज 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 58 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पे हमने क्या करा, इसको इससे रिमाइंडर के साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो वैल्यू निकली इसको x - 2 के साथ हमने क्या करा, सिंपल डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद जो भी हमारी वैल्यू आ गई विच इज़ हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी, x² - x + 1, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर पेरीमीटर 1 अपॉन पेरीमीटर 2 इज इक्वल टू साइड 1 अपॉन साइड 2 से हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। क्वेश्चन सिंपल है सारे, है ना। सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स और ऑलवेज रैशनल। तो हम क्या देख रहे हैं, 2 इरेशनल नंबर को अगर हम सम करेंगे तो ये तो रैशनल आ रहा है, तो यानी कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स हो सकता है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि ऑलवेज इरेशनल है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ये एग्जाम्पल कंट्राडिक्ट कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर, यहाँ फिजिक्स का पार्ट देखते हैं, ये इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब ये भी आपको क्वेश्चन कैसा नज़र आ रहा है, ये एक आपको व्हीट स्टोन ब्रिज ही नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको हम ऐसे इसको बनाया है, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने व्हीट स्टोन ब्रिज आप लोग को स्पेशली कई बार डिस्कस कर चुके हूँ। ये व्हीट स्टोन ब्रिज इस तरीके से बन रहा है। इसको अगर हम बनाएंगे तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। ये x, ये y, ये x, ये y, ठीक है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि जो 400 ओम है इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, जिसका अपना भी रेसिस्टेंस कितना है, 400 है। तो यानी कि 400 पैरेलल में लगे हुए हैं। इसको जब हमने सॉल्व करा विच इज़ इक्वल टू 200 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 200 में कन्वर्ट हो गया। तो अब हम इसका अगर हम इसको रेशियो देखें तो P/Q इज इक्वल टू R/S फॉलो हो रहा है, यानी कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। व्हीट स्टोन ब्रिज है तो इसके जो मिडिल वाली जो ब्रांच है इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये ब्रांच क्या होगी, यहाँ से हट जाएगी, ठीक है। तो अब हमें क्या दिख रहा है कि अब हमें 100 और 200 ये सीरीज़ में, 100 और 200 ये हमारे सीरीज़ में, ठीक है। 300, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 150। अब हमें एक चीज़ और ध्यान देने की है कि यहाँ पे जो बैटरी लगी हुई है उसका भी अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है 50 ओम, 50 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो I इज इक्वल टू V/R से क्या हो जाएगा, 150 जो टोटल है प्लस 50, तो करंट कितना हो जाएगा, टोटल करंट इज 1/20 एम्पियर। अब पूछ रहा है कि I1 कितना होगा, मतलब ब्रांच करंट कितना होगा। तो ब्रांच करंट दोनों में ही अलग अलग पार्ट, दोनों में ही 300 ओम है, तो यानी कि सेम करंट फ्लो करेगा, दोनों में हाफ हाफ फ्लो करेगा, यानी कि 1/40 एम्पियर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। पावर अक्रॉस 200 ओम, तो पावर 200 ओम में देखते हैं कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो 200 ओम में हम देखते हैं कि चाहे I1 या I2 तो सेम ही करंट फ्लो कर रहा है I1, तो 1/40 का स्क्वायर इंटू 200 इज 0.125। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर क्या है। तो रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर होता है द करंट पासिंग थ्रू द वोल्ट मीटर इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर।
तो रेसिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर इज़ 400 है, पर करंट वोल्ट मीटर के अंदर कितनी करंट जा रही है, ये करंट यहाँ से आ रही है, ठीक है, 1/40 एम्पियर की, और 1/40 एम्पियर की करंट अगेन ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जा रही है, यानी कि 1/80 एम्पियर की करंट इसके अंदर फ्लो कर रही है, ठीक है। इस चीज़ में आप ध्यान देंगे कि यहाँ से जो आ रही है 1/40 एम्पियर की करंट, I1 या I2, तो ये हम देखेंगे I1 करंट ऐसे जा रही है और इधर जा रही है, फिर ये I1 करंट फिर अगेन दो पार्ट में डिवाइड हो जा रही है 1/80 एम्पियर। तो इसमें कितनी करंट जा रही है, I1/2, I1 हमारी 1/40, 1/2, तो कितना हो गया 5 वोल्ट। या हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर इज उस ब्रांच में जो करंट जा रहा है वो इनटू पैरेलल रेजिस्टेंस। पैरेलल रेजिस्टेंस क्या है, इन दोनों रेजिस्टेंस का सम, जो इस ब्रांच का करंट है वो और इन दोनों रेजिस्टेंस का जो पैरेलल रेजिस्टेंस होता है, इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें, मतलब ये जो ब्रांच का करंट है ये I1 और इन दोनों का पैरेलल रेजिस्टेंस को सॉल्व कर लें, तो दिस इज 200 आ गया, और I1 करंट इज 1/40 एम्पियर, तो 1/40 इंटू 200, इसको सॉल्व करेंगे तो भी हमारा ये 5 वोल्ट ही आएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 64 में देखते हैं, यहाँ पे एक लेंस का फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग को दिया गया है, ठीक है। ये फॉर्मूले को भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, लेकिन अब की बार इन्होंने खुद ही दे दिया। तो ये लेंस है, यहाँ पे एक इसकी एक रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है और एक इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है, दोनों तरफ से ये क्या है, सिमिलर है, RR, लेकिन एक तरफ क्या नेगेटिव है और एक तरफ कैसी है, पॉजिटिव है। तो 1/R माइनस 1/-R, μ2 हमें दे रखा है 3/2 और μ1 हमें दे रखा है 1, मतलब एयर है, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, R हो जाएगी। सेकंड में हमने क्या करा, एयर की जगह हटा के कोई दूसरा मीडियम रख दिया 4/3 का, तो 4/3 का मीडियम, बाकी सब कुछ वही रहेगा, 1/R माइनस ऑफ -R, एक R हमारी पॉजिटिव एक R नेगेटिव है, तो इसको सॉल्व कर दिया तो F इज इक्वल टू कितना आ गया, F इज इक्वल टू 4, और ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। नाउ फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब ये हमारा एक ट्रायंगल है, इन दोनों का हमें क्या पता करना है, मिड पॉइंट पता करना है। तो हम चाहें तो इसको डायरेक्ट देख के भी पता लगा सकते हैं कि 11/2 होगा, क्योंकि ये सीधी लाइन है, ठीक है। तो ये 11/2 आपको डायरेक्ट नजर आ सकता है, चाहे हम मिड पॉइंट थ्योरम से भी, मिड पॉइंट के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, 11/2, और ये हम y की वैल्यू डायरेक्ट फिगर से भी देख के निकाल सकते हैं। तो हम चाहे इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, y1 + y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 3, ठीक। तो आप इसको फिगर से भी देख के निकाल सकते हैं, चाहे आप इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड R, P और R के बीच की डिस्टेंस पता करनी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्ट हमने अप्लाई कर दिया, दिस इज 6.94, ठीक है। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल क्लास 10th के सिलेबस में नहीं था, लेकिन मैंने बता रखा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पे क्वेश्चन लगातार आते रहते हैं। इस बार भी एरिया ऑफ लगातार इस पे भी क्वेश्चन आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमने फॉर्मूला पुट कर दिया, इसमें कुछ नहीं होता, एरिया ऑफ ट्राइंगल कुछ नहीं है, जो कोलिनियर वाला जो फॉर्मूला होता है उसको डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें निकाल दे, विच इज़ इक्वल टू 21। तो CBSE के सिलेबस में नहीं था, लेकिन ये फॉर्मूला आपको पढ़ के जाना था, मैंने मैथ्स के उसमें आपको डिस्कस कर रखा था। ये फार्मूला भी, और ये भी क्वेश्चन नंबर 74 भी हम मान सकते हैं कि ये भी रिपीटेड है, इस तरह के क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं। 2013 + 1 को अगर हम डिवाइड करेंगे इससे तो कितना रिमाइंडर आएगा, तो ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2013 को, ठीक है, तो ये प्रीवियस पेपर में भी आया हुआ था, तो इसको हम देखेंगे तो इसको सॉल्व करते चले जाएंगे, ऐसे डिवाइड करते जाएंगे, तो हमें एक सिमेट्री टाइप की नज़र आ रही है, तो सिमेट्री नज़र आ रही है तो ऐसे चलता चला जाएगा, तो लास्ट टर्म हमारा क्या आ जाएगा, x² + 1, फिर हमने क्या करा, अब इसको x से मल्टीप्लाई करा तो फिर ये x³ आ गया, तो अब हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, x + 1, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 75 में देखते हैं, यहाँ हमारा x² + px इज डिविजिबल बाई दिस, देन pq, ठीक है, तो pq कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 75 को ये अगर है तो ये, अगर इसको हमने क्या करा, मिड टर्म स्प्लिट से इसकी वैल्यू निकाल ली, तो एक रूट आ गया +1 और एक रूट आ गया, है ना, -1 और एक रूट आ गया 2। अब अगर ये है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें ये वैल्यूज हमने पुट कर दी, ठीक है, तो वैल्यू पुट करके हमारी वैल्यू आ गई -9, 3p = 0। दोनों इक्वेशन को हमने क्या करा, सॉल्व कर दिया, तो यहाँ से हमको q की वैल्यू भी आ गई, लेकिन हमें वैल्यू बतानी थी p × q की, तो p × q की वैल्यू हो जाएगी 6, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। केमिस्ट्री का मैंने नहीं सॉल्व करा, केमिस्ट्री का आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, इतना ज़्यादा टफ मुझे नहीं लग रहा है।